हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग ने बैंकिंग के बारे में बैंकिंग का इंट्रोडक्शन शुरू किया था, है ना। बैंकिंग के बेसिक्स की चर्चा करी थी। आज हम लोग जो है वो मतलब ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की चर्चा करी थी। बेसिकली आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं बैंकिंग, उसके हिस्ट्री, है ना। उसके हिस्ट्री के बारे में क्या क्या कौन कौन सा बैंक पहले किस तरह से आया है और उसके साथ कुछ कुछ अचीवमेंट्स, कुछ फेलियर्स हैं नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन के। नहीं तो आइए उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कहाँ क्लास में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको सारा PDF जो है वो मिल जाता है। प्लस उसके साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका WhatsApp नंबर है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं, ये आपका सिलेबस दिया गया है ऑलरेडी, इसमें हमने डिस्कस कर रखा है। तो हम बात करते हैं बैंक की कि क्या होता है, मतलब बैंक, है ना। बैंक का मतलब कहां से आया, कैसे आया, उसकी चर्चा करते हैं। कह रहा था वर्ड बैंक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैंकस। लैटिन वर्ड बैंकस से बैंक आया, या बैंकू, बैंक बोलते हैं ना। द मीनिंग ऑफ इट इन इंग्लिश इज अ बेंच। तो इसका मतलब क्या था इंग्लिश में, बेंच, है ना। द अर्ली बैंकर्स ट्रांजेक्टेड दियर बिजनेस एट बेंचेस एट इन अ मार्केट प्लेस। तो जो अर्ली जो बैंकर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, बेंच पर क्या करते थे, बिजनेस क्या करते थे अपने मार्केट प्लेस पर, है ना। तो इसी हिसाब से उनका नाम बेंच दिया गया। अकॉर्डिंग टू सम अथॉरिटीज, कुछ अथॉरिटीज के अनुसार द वर्ड बैंक वाज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड बैंक। ठीक है, देखो जर्मन वर्ड का असली में बैंक ही का मतलब है, तो क्या था बैंक, जर्मन, ये बैंक का मतलब जर्मन वर्ड से आया है। कह रहा है इट मींस अ जॉइंट स्टॉक फंड। इसका क्या मतलब था, जॉइंट स्टॉक फंड। देखो एक बैंक का मतलब इंग्लिश वाला में क्या मतलब हुआ, बेंच, और एक मतलब एक जर्मन के वर्ड के हिसाब से अगर देखें तो बैंक का मतलब जॉइंट स्टॉक फंड होता है। कह रहा दिस वर्ड लेटर ऑन वाज कॉल्ड एज ए बैंको इन इटली, और इसको बाद में इटली ने बैंको कहा। और व्हेन अ ग्रेट पार्ट ऑफ इटली वाज रूल्ड बाय द जर्मन, जब एक ग्रेट पार्ट जो था इटली का वो जर्मन रूल कर रहे थे उस पर। तो ये अब अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सब डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग टर्म्स, कुछ बैंकिंग के टर्म्स है, बैंक, बैंकिंग कंपनी, उसका डेफिनेशन ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है। आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। तो सर कह रहा है सेक्शन 4B बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए, उधार देने के लिए, ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। क्या डिपॉजिट किससे, पब्लिक से, रीपेबल ऑन डिमांड ऑन अदरवाइज एंड विथड्रॉबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो ये सेक्शन बी का डेफिनेशन है। सेक्शन 4B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये डेफिनेशन दिया गया। कह रहा सेक्शन 4C में क्या है, बैंकिंग कंपनी। कह रहा मींस एनी कंपनी व्हिच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सेक्शन 4 इन इंडिया। तो भैया वो क्या है, अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कह रहा है एनी कंपनी व्हिच इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर गुड्स और कैरीज on any trade and which accept the deposit of money from the public merely for the purpose of financing its business, as such manufacturer or trader shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसान किसी मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई गुड्स को कैरी वैरी करता है, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, ठीक है, एंड द पब्लिक पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, किसके पर्पस के लिए, फाइनेंस के पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या वो इसमें वो ट्रांजैक्शन नहीं करता है, उसको हम लोग बैंकिंग नहीं कहेंगे। तो बैंकिंग का मतलब जो एक्सेप्टिंग एंड जो उधार देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये डेफिनेशन जो दिया गया उसको कहेंगे। कह रहा है सेक्शन 7 यूज ऑफ वर्ड बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। कह रहा नो कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी शैल यूज एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेम। तो कोई भी अदर कंपनी जो बैंकिंग के अलावा है इसका यूज नहीं कर सकती है, ये सारे वर्ड्स का यूज, है ना, बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, ये सारा चीज यूज नहीं कर सकती है। कह रहा है एनी ऑफ द वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग, नो कंपनी शैल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ banking in India unless it uses as a part of its name and at least
वन ऑफ सच वर्ड्स। बोल रहा है ये सारा बैंक से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स जो है कोई अदर कंपनी जो नॉन बैंकिंग कंपनी वो यूज नहीं कर सकती है। तो ये बात हो गया आपका। दूसरा कह रहा है नो फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेल फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस यूज एज ए पार्ट ऑफ इट्स और हिज नेम एनी ऑफ द अदर वर्ड्स बैंक, बैंकिंग एंड बैंक कंपनी। तो भैया कोई फॉर्म, कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप का इंडिविजुअल का ग्रुप, कोई भी जो है अपना बिजनेस चलाने के लिए बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी का नाम नहीं रख सकता है। ठीक है, अब है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। मेन जो आपका सवाल पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ाने से पहले ना मैं अपने तरीके से जो बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत इजी तरीके से जो नोट्स बनाया मैंने, अब मैं उसको उसके थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, फिर हम इसमें आएंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे। आइए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। कैसे हुआ इवोल्यूशन बैंकिंग सिस्टम का भाई साहब? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो हुआ 3 फेज में बैंकिंग, पूरा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग को रखा गया है। एक है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर 1993, मतलब टिल करंट, अभी तक, टिल नाउ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ और अभी क्या हालचाल है, ये देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की, किसकी बात करें? फर्स्ट फेज की। तो फर्स्ट फेज में 1770 ईस्वी से 1969 यानी 1969 तक बैंकिंग का फेज रहा। क्या, कौन सा? तो फर्स्ट बैंक जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में एस्टेब्लिशमेंट था। दूसरा बैंक जो था वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड हुआ 1786 में यानी 1786 ईस्वी में, और फेल्ड हो गया 1791 में, खत्म हो गया कहानी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब देखो यहीं से ये जो देख रहे हो ना फेज, यहीं से ओरिजिन स्टार्ट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, उन्होंने 3 बैंक एस्टेब्लिश किया। जो फर्स्ट बैंक था वो था बैंक ऑफ कैलकाटा, 1806 में एस्टेब्लिश किया इसको। इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ कैलकाटा, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल नेम दे दिया गया, है ना। एंड सेकंड बैंक इसमें जो था वो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टेब्लिश्ड हुआ। थर्ड बैंक जो है 1843 में यानी 1843 में बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश्ड हुआ। ये 3 बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश किए थे और इन 3 बैंक को प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। क्या बोला जाता था? प्रेसिडेंशियल बैंक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 27 जनवरी 1921 यानी कि 27 जनवरी 1921 को तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, जिसका नेम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, 27 जनवरी 1921 को ये तीनों बैंकों का, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ आपका मुंबई, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और इसका नाम दिया गया क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 1955, अब इसी बैंक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखो 1800 से डायरेक्ट 1900 जा रहे हैं क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम है। अब इसी बैंक को 1955 में इसी बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया और इसका नाम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये पार्ट है ना, बेसिकली अगर बात किया जाए तो 1843 के बाद भी बहुत सारे बैंक हुए, लेकिन ये चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक शुरू किया था और इसी बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम इसको 2017 तक भी समझ लेंगे, फिर हम 1840 के बाद वाला दौर समझेंगे, है ना। तो ओरिजिन ऑफ एसबीआई में ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बना 1955 में। अब 1960 में 7 एसोसिएट बैंक जो थे एसबीआई के, उसको मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। देन उसके बाद 2008 में सौराष्ट्र बैंक भी मर्ज हो गया और 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक भी मर्ज हुआ, 2010 तक हुआ। और 2010 के बाद 2017 अप्रैल में 1 अप्रैल से एसबीआई में 5 और उसके जो एसोसिएट बैंक थे वो भी मर्ज हो गए, अलोंग विद द भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक भी 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, वो हम आपको बताएंगे आगे, वो भी मर्ज हो गई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री। अब आ जाइए 1840 था ना, 1843 में मद्रास हुआ था बैंक ऑफ मद्रास। अब आ जाइए नेक्स्ट, उसके बाद 1865 ईस्वी में अलाहाबाद बैंक आया था बाय द एक्सक्लूसिव इंडियंस। उसके बाद 1894 की अगर बात करें तो 19 मई को लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक
का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो लाहौर पाकिस्तान में था। कहां हुआ? लाहौर पाकिस्तान में था। अब उसी के बाद 1906 1894 के बाद 1906 को बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ और ये वो बैंक रहा जिसने यूरोप में फर्स्ट ब्रांच ओपन किया, यानी कि फॉरेन में पहला ब्रांच खोलने का जो क्रेडिट जाता है वो बैंक ऑफ इंडिया को जाता है। 1906 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट रहा था। अब चलिए 1908 में 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टैब्लिश हुआ। 1911 की अगर बात करें तो 21 दिसंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ और उसी तरह से 1919 यानी 1919 को 11 नवंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया, जिसे फर्स्ट ये पैसा पहला बैंक बना जिसने एटीएम की शुरुआत करी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई जी सर। अब कह रहा है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब देखो 1 अप्रैल सबसे पहले आया था आरबीआई एक्ट 1934, 1934 में आरबीआई एक्ट आया। अब आरबीआई एक्ट आने के बाद आरबीआई का ऑपरेशन जो है वो 1 साल बाद शुरू हुआ 1 अप्रैल 1935 को। तो वही कह रहा है कि 1 अप्रैल 1935 1935 को आरबीआई ने ऑपरेशन अपना काम करना शुरू किया और आरबीआई एक्ट के तहत नेशनलाइज जो हो गया ये बैंक, जो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में हुआ था 1949 में। 1949 में एक और एक्ट आई थी, वो क्या था? वो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1949। ये रहा आपका पहला पेज। ठीक है जी, पहला पेज रिवीजन किया जाए क्या? एक बार देख लिया जाए। चलो फटाफट करते हैं, तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं। पहला बैंक 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786, तीसरा 3 कंपनी आई, 3 ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक को बनाया। बैंक ऑफ कलकत्ता जो बैंक ऑफ बंगाल हो गया 1809 में, 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीनों मर्ज हो गया, तीनों मर्ज होकर बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को बनाया ना। अब इसके बाद जो था आपका 1955 में नेशनलाइज किया गया, है ना, नेशनलाइज किया गया और इसका नाम दे दिया गया क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1960 में इसी के साथ 7 एसोसिएट बैंक जो थी वो मर्ज हो गई। 7 एसोसिएट बैंक जैसे मर्ज हुई, ठीक है, उसके बाद 2008 में सौराष्ट्र बैंक भी मर्ज हो गया, उसके साथ इंदौर एसोसिएशन 2010 में हो गया। 2017 में 5 एसोसिएट बैंक के साथ एसबीआई फिर मर्ज हो गई और एक भारतीय महिला बैंक भी था जिसको मर्ज कर दिया गया। तो ऐसे ही एसबीआई की कहानी पूरी चली। उसके बाद बात करें फिर 1865 में तो इलाहाबाद बैंक की शुरुआत हुई। ये देखो 1865 में इलाहाबाद बैंक आया। उसके बाद 1894 की बात करें 19 मई को तो यहाँ पे शुरू हुआ था आपका पंजाब नेशनल बैंक। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1919 में या 1919 को बोले तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल उसके बाद आरबीआई आई थी, आरबीआई एक्ट 1934 में। 1 अप्रैल 1935 से इसका रेगुलेशन चालू हुआ। उसी में से 1 अप्रैल 1935 के बाद 1949 में ये बैंक नेशनलाइज हो गया और फिर उस समय एक एक्ट आया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। समझ में आ गई बात जी सर। अब चलिए पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, मतलब नेशनलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ। देखो जब नेशनलाइजेशन की बात आई ना तो 1969 यानी 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया। 14 बैंक्स कौन थे हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे, अभी आराम से देखिए। नेशनलाइज किया 14 बैंक को, जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था? 50 करोड़ का। जो इसके पास 50 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट था उन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। 15 अप्रैल 1980 को भी 6 और बैंक नेशनलाइज हुए और इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट था 200 करोड़। जिसके पास 200 करोड़ का कैपिटल था उसको नेशनलाइज कर दिया गया। यानी कि टोटल कितने हो? 14 और 6 20 पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए यानी नेशनलाइज हो गए। बाद में 1993 यानी 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया। किसके साथ? पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया और अब जो है 19 बैंक बचे। ओनली कितने? 19 बैंक। तो ये था पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड। अब जो है 1991 के बाद की कहानी, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, बात कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ वाली नहीं सर। अब चलिए कह रहा है 1991 में नरसिम्हम कमेटी की एक रिपोर्ट आई। नरसिम्हम कमेटी की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा नो मोर नेशनलाइजेशन, अब इससे ज्यादा नेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस मिला। 2003 में कोटक बैंक और 2004 में यस बैंक को लाइसेंस मिल गया। 2013 में भारतीय महिला बैंक ने का फॉर्मेशन हुआ 1000 करोड़ के साथ और 2014 में आरबीआई ने बंधन और आईडीएफसी को अप्रूवल दिया बैंक सेटअप करने का कि भैया आप बैंक सेटअप
कर सकते हो। तो ये तो था 2017 के पहले की कहानी। अब कह रहा है नाउ अर्लियर बिफोर 2017 पब्लिक सेक्टर वर्क 27 बैंक्स। देखो 2017 से पहले कितने बैंक थे? 27 बैंक थे। कैसे 27 बैंक थे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखो 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, ये तो बात पता चला। 20 में से एक जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया था, अभी मैंने बताया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। जी सर। उसके साथ साथ एक एसबीआई था बचा हुआ है इसमें था, प्लस उसके 5 एसोसिएट थे। एसबीआई प्लस 5 एसोसिएट्स बैंक अवेलेबल थे, ठीक है। और एक आईडीबीआई बैंक था और बीएमबी बैंक था, भारतीय महिला बैंक। इतने बैंक थे, 19 नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई एक अलग, उसके साथ 5 एसोसिएट्स और एक आईडीआई और एक बीएमबी भारतीय महिला बैंक था। अब 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक और 5 एसोसिएटेड बैंक जो था वो मर्ज हो गया किसके साथ? एसबीआई के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये बात मैंने पहले भी बता रखा है आपको, लेकिन फिर यहां बताना पड़ रहा है क्योंकि ये 1991 के बाद का सिचुएशन है। तो 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक और उसके और 5 एसोसिएट बैंक जो थे एसबीआई के वो मर्ज हो गए किसके साथ? एसबीआई के साथ। मतलब 5 और 1 6 बैंक सीधे कम हो गए। तो 27 में से अगर 6 गया तो 21 बैंक बचे। अब हमारे पास 21 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे थे। 19 नेशनलाइज थे, एक आईडीबीआई नहीं एक एसबीआई था, एक एसबीआई है और एक आईडीबीआई था, ठीक है। 19 नेशनलाइज बैंक जो बताया मैंने ऊपर, एक एसबीआई एक आईडीबीआई। अब जनवरी 2019 में 21 जनवरी 2019 को आईडीबीआई का मेजोरिटी शेयर जो है एक्वायर कर लिया कौन? एलआईसी जो था, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आपके आईडीबीआई बैंक के मेजोरिटी ऑफ शेयर्स क्या कर लिए? खरीद कर लिए, एक्वायर कर लिए। कब? 2019 में। उसके बाद 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने आईडीबीआई को प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा। उसके बाद भाई साहब सीधा सीधी बात है कि जब तुम प्राइवेट एलआईसी क्या है? प्राइवेट, और प्राइवेट सेक्टराइजेशन बैंक जब का तुम सारा शेयर्स ले लिया तो आरबीआई बोल दी भैया तुम भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया। मतलब आईडीबीआई भी अब खत्म। तो 21 में एक चला गया, बता कितना? 20, 19 नेशनलाइजेशन और एक एसबीआई। देख रहे हो जी। अब इन अप्रैल 2019 अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक, विजया और देना बैंक को भी मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा में ही ये दोनों बैंक मर्ज हो गई। अब बचा 18 पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें 17 थे नेशनलाइजेशन वाला और एक एसबीआई। आ जाइए, ऑन 30 अगस्त 2019 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि 6 मेजर पब्लिक सेक्टर को 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा। मतलब 6 जो बड़े बड़े बैंक है, ठीक है, वो 6 जो बैंक है वो 4 बेहतरीन परफॉर्मेंस बैंक के साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा। इट विल इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। जो इफेक्ट में कब आएगा? 1 अप्रैल 2020 से आएगा। अनाउंसमेंट हुआ 19 को, 30 अगस्त 2019 को, और वो इफेक्ट में आना है कब है? 1/4/2020 से। देखिए कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ? सिंडिकेट मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, और आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यानी कि 18 बैंक था, उसमें से ये इसके साथ मर्ज हो गया तो 6 खत्म हो गया। तो अब नाउ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक इज वर्किंग। अब 12 ही बैंक ऐसे हैं जो गवर्नमेंट बैंक है और वो काम कर रहे हैं। बात समझ में आया जी? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करना और फिर से एक बार पढ़ना, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो करना है वो करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं ना, आ जाओ। ये देखो 3 पीरियड है, प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन, लिबराइजेशन पीरियड। अर्लीस्ट बैंक क्या था सर? सबसे पहले बैंक जो मिड 18th सेंचुरी में आई, फर्स्ट बैंक, ये देखो फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर इसके बाद 1770 में आया था ना, और लिक्विडेट हुआ 1829 से 32 में। उसके बाद था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 1786 में आया और फेल्ड हो गया 1791 में, दूसरा बैंक। अब ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कह रहा है ब्रिटिश रूल जब किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया? 3 बैंक स्टैब्लिश किया। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, फॉर्मली नोन एज बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, और इन तीनों को प्रेसिडेंशियल बैंक आ गया, और इन तीनों को मर्ज किया गया 27 जनवरी 1921 में, जिसको इंपीरियल बैंक बोला गया। और यही इंपीरियल बैंक जो है 1955 में नेशनलाइज हो गया और इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया जो करेंटली लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये 1960 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज गिवन कंट्रोल 7 स्टेट बैंक, 7 स्टेट बैंक जो है इसके साथ मर्ज हो गया एसबीआई के साथ। और उसके साथ फिर दीज आर कॉल्ड स्टेट बैंक, इसको बोला गया। 2008 में सौराष्ट्र बैंक भी मर्ज हुआ, 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक भी मर्ज हुआ, और 1 अप्रैल 2017 को 5 और बैंक मर्ज हुआ अलोंग विद द भारतीय महिला बैंक। ठीक है, ये थी आपकी ओरिजिन ऑफ एसबीआई। अब इलाहाबाद बैंक 1865 में आया, पंजाब नेशनल 19 में, 1894 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर 1911, बैंक ऑफ इंडिया 1906 है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1934 में, रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया। अब देखो पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, ये इसको समझने वाला है। कह रहा है इन 1969 द इंदिरा गांधी हेडेड गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर कमर्शियल बैंक। कौन कौन बैंक था, ध्यान से देखो, इलाहाबाद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इतने बैंक थे जिसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना का था, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का था। तो ये आपका नेशनलाइज हो गया और 1969 में। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड और 6 बैंक नेशनलाइज हुआ, आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ये मर्ज हो गया। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ या उससे ज्यादा था, तो उसके लिए ये था। अब लेटर 1993 में गवर्नमेंट मर्ज कर दिया न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ, और नाउ द 19 नेशनल बैंक क्या हो गया, रिमेन रह गए। अब इतना ही बैंक बचा। अब लिबरलाइजेशन पीरियड देखो, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी पब्लिक सेक्टर के लिए एम नरसिम्हम की कमेटी बनी, जिसमें बोला गया कि कोई भी नेशनलाइजेशन, अब ज्यादा नेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन बैंक शुड बी अलाउड टू ओपन, फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ किया गया कि इंडिया में उसको ओपन किया जाए, है ना। In order to make more banks more competitive, the committee says that public sector banks and private sector banks should be treated equally in the government and RBI। तो बोल रहा है भाई साहब कंपेटिटिव बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंकों को सेम अधिकार दे दिए गए, बोला बराबर है दोनों। 10 प्राइवेट बैंक को लाइसेंस मिला, आरबीआई एंट्री किया बैंकिंग सेक्टर में, एंड द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, है ना, बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड, सेंट विजन, टाइम्स बैंक, ये सारे बैंक को रजिस्ट्रेशन मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड ऑल द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कोटक महिंद्रा 2003 और यस बैंक को 2004 में लाइसेंस मिला। 2008 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेक ले लिया सारा एसबीआई का। 2013 में भारतीय महिला बैंक 1000 करोड़ से आया। 2014 में आरबीआई ने अप्रूव किया आईडीएफसी और बंधन बैंक के सर्विसेज को सेटअप करने का। और उसके बाद जो कहानी है वो तो बताया गया कि स्टेट बैंक, ये जो 5 बैंक थे 2017 में मर्ज हो गए थे विद भारतीय महिला बैंक एसबीआई में। उसके बाद विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2019 को। फिर आईडीबीआई वाला शेयर्स जो था वो एलआईसी ले ली। उसके साथ साथ 30 अगस्त को ये भी फाइनल हुआ कि जो 6 बैंक हैं वो 4 बड़े परफॉर्मिंग बैंक के साथ मर्ज हो जाएंगे, और फाइनली जो हमारा बैंक बचेगा वो बचेगा 12। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलें। आइए सर, कुछ अचीवमेंट्स हैं और कुछ फेलियर्स हैं। कह रहा था नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक टुक प्लेस विद द एम टू अचीव फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या एम है, तो सोशल वेलफेयर के लिए किया। इसके लिए क्या भाई, सोशल वेलफेयर के लिए क्या, कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया। देखो ऐसा था ना कि जब गवर्नमेंट बैंक था तो मोनोपोली थी, है ना। जब प्राइवेट बैंक को भी मर्ज कर दिया गया तो वो मोनोपोलीज खत्म हो गई, है ना। अब प्राइवेट बैंक भी वो बेनिफिट्स देने लगे, तो फिर ये दिक्कत खत्म होने लगा मोनोपोली का। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम को एक्सपेंशन मिला, मतलब फॉरेन बैंक्स यहाँ भी आए, यहाँ के बैंक फॉरेन भी गए, तो हमारा नेशनलाइजेशन इजी हो गया, है ना। काम अच्छे तरीके से होने लगा अक्रॉस कंट्री में। रीजनल इम्बैलेंस जो था वो खत्म हुआ, मतलब इंडिया के बैंक बाहर जाने लगे, बाहर के बैंक यहाँ, अर्बन रूरल डिवाइड को लाया गया, है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे भी ध्यान दिया गया कि भैया जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो फार्मर्स हैं उनको उधार दिया जाए, उसको लोन दिया जाए, है ना। डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स लाया गया, है ना। कि उसके बाद बोला गया द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन आर एज फॉलोज। क्या है देखो, इनएडेक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज। भाई साहब कह रहा है इवन दो द बैंक हैव स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, बोल रहा है बैंक तो फैल गया पूरा कंट्री में, स्टिल मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर अनबैंक्ड। बहुत सारा पार्ट जो है वो अनबैंक्ड है, बहुत सारे गांव में बैंक अभी भी नहीं है।
especially the backward state of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, northeastern states of India. लिमिटेड रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड एंड एलोकेटेड, जो लिमिटेड रिसोर्स हैं वही मोबिलाइज्ड को जो है एलोकेटेड हुआ है. Resources mobilized after the nationalization is not sufficient if we consider the need of the Indian economy. Sometimes deposit mobilized are enough, but resource allocation is not as per the expansion. जिस हिसाब से expansion हुआ है बैंक का, उस हिसाब से resources का allocation नहीं हुआ है. Lowered efficiency and profit, बोल रहा है कम efficiency और profit कम है यहाँ. After nationalization the bank went into the government sector, है ना. Many times political forces pressurize them, और बहुत सारे बार क्या होता है, प्रेशर मिल जाता है पॉलिटिक्स की तरफ से. तो बैंकिंग वाज नॉट डन ऑन ए प्रोफेशनल और एथिकल ग्राउंड्स, और बैंकिंग इसी वजह से प्रोफेशनल और एथिकल ग्राउंड्स पे नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है. आप देखो यार, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहती है इतना बैंक माफ कर देगी, तो कहाँ घर से माफ कर देगी, है ना. तो वो क्या होता है, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है. इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कह रहा ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंशन इन द ब्रांच नेटवर्क बढ़ाना है तो एक्सपेंशन तो मतलब मेरा एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही. लार्ज स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है. ट्रेड यूनियन स्ट्रगल, बैंक्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू ए डेंजरस लेवल, बहुत बड़ा बैंक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ चुका है. तो ये भी एक क्या है, आपके लिमिटेशन है. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस, अब देखो पॉलिटिक्स वाले लोग भी, नेताजी लोग अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो दिक्कत तो होगा ही. और नॉन क्या बोल रहा है, मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बैडली सफर ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत सारे बैंक जो है बैडली सफर करते हैं, किस वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से. नेताजी बोल दिया माफ हो जाएगा किसानों का लोन, तो भैया बैंक तो गया. कह रहा है इट वाज सीन अरेंजिंग लोन मील्स, it ultimately resulted in huge non-performing assets of these bank and inefficiency. NPA बोर्ड है, non-performing assets का सामना करना पड़ रहा है बैंक को ज्यादा. तो ये थी हमारी बैंक के अचीवमेंट्स ऑफ फेलियर नेशनलाइजेशन के बाद. अब और थे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, है ना जी. तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.